हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने वेब स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास को कवर करने वाले हैं विश्व भूगोल का पार्ट नंबर 4। यानी कि आज हम चौथा डे है और विश्व भूगोल का 4 दिन हो चुका है। जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास को कवर नहीं किए कर लीजिए, ज़्यादा कुछ छूटा नहीं है। अभी अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, तुरंत ही आपको 1 तारीख से ही या उससे पहले भी मैं कह सकता हूँ आपको बायोलॉजी का सेशन या एक साइंस का कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक मैं दे सकता हूँ आपको। तो साथ ही सब कुछ मैं देने वाला हूँ। लाइव क्लास भी 1 तारीख से या 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये क्लास रोजाना आपको 7 बजे प्रोवाइड की जाती है, 2-4 मिनट इधर उधर, बट आपको रेगुलरली ये क्लास आपको देती जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। सेट लगाइएगा, सेट लगाना ही आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन है आज का कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं। मैं आपको कुछ सेकंड दूंगा, उसी के अंदर आपको आंसर करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। आप कितना सही कर रहे हो 50 क्वेश्चन में से, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ताकि आप कितने पानी में हो ये भी जानकारी होना बिल्कुल आवश्यक है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं। तो सभी के प्रश्न हमारे आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रेटर। हमने इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी कर चुके हैं, तो ये आपका आंसर हो जाता है क्रेटर। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब ध्यान रखिए क्रेटर क्या होता है, यानी कि अगर जहाँ पे अगर भूकंप हो रही है तो जहाँ पे मेन उसका पार्ट पड़ता है, अगर ये ग्लोब है तो अगर यहाँ पर भूकंप होता है तो ये जो मेन पॉइंट जहाँ पे पड़ता है ना, जहाँ पे बम मानते हैं कोई बम है, तो जहाँ पे बम हम गिरा रहे हैं तो उसको क्रेटर कहते हैं। यानी कि उस स्थान से छिद्र बनकर सारे जगहों पे छिट जाना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार मुख को क्या कहते हैं। कप या कटोरा भी पूछा जा सकता है, कभी कभी आपको इसको चेंज कर भी पूछा जा सकता है। तो क्रेटर जैसे आंसर होगा, तो क्रेटर को भी यहाँ पे रखा जा सकता है, कटोरा को नीचे रखा जा सकता है। ये भी चीज़ आपको जानकारी में लेना है। तो बाद में ये होता है कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा ही होता है, पलटवार हो जाता है क्वेश्चन का। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सा गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है। लगातार ध्यान रखिएगा, लगातार सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस दिखाई देता है, किसके अंदर में, ज्वालामुखी विस्फोट के अंदर में। तो आपको जलवाष्प हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, जलवाष्प बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप को मापने में प्रयुक्त, ध्यान रखिएगा, तीव्रता। यहाँ पे तीव्रता थोड़ा सा मिट गया है, तीव्रता यहाँ पे हो जाएगा, तीव्रता हो जाएगा। तीव्रता के पैमाने की सीमा को क्या कहते हैं। तो कितना यहाँ पे तीव्रता के पैमाने की सीमा होता है, 1 से 12 तक के पैमाने का सीमा होता है। इतना हट तक आपको पैमाने भूकंप गिर सकते हैं और इसमें काफ़ी तबाही भी मच जाती है, ये भी चीज़ आपको जानकारी होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। प्रश्न आपके बोर्ड पे, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सिस्मोग्राफ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान देते हुए करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भूकंप के केंद्र के ठीक नीचे बिंदु को क्या कहते हैं। भूकंप के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं। भूकंप के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं। तो भूकंप के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने नीचे के बिंदु को क्या पढ़ा, अधिकेंद्र पढ़ा। अब हम लोगों ने ऊपर के बिंदु को पढ़ना है, तो ऊपर के बिंदु को उत्केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, उत्केंद्र कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। किसका, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो समुद्री सतह पर भूकंप। देखिए, यह सचिवालय सहायक का जो बैच है, यहाँ पर आपको पता है कि आपको 75 नंबर का जीके जिस करंट अफेयर्स पूछने वाला है, काफ़ी उम्दा किस्म का। 50 रीजनिंग, 25 मैथ रहने वाला है इस तरह से। लेकिन 75 की बात की जाए तो यहाँ पर जीके जिस करंट अफेयर रहने वाले, ये आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी, काफ़ी मौकादार क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए आपको करते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, भूकंप के कारण क्या होता है। भूकंप का कारण बताना है, भूकंप का कारण बताना है। तो यहाँ पे एक चीज़ मिट चुका है कि भूपटल की परतों का समायोजन का, ठीक है, समायोजन, समयोजन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, भूकंप का
कारण क्या हो जाता है? भूपृष्ठ में विक्षोभ, भूपृष्ठ में विक्षोभ, भूपृष्ठ में विक्षोभ। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे काफी शानदार प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? किस प्रकार की झील बनती है? तो आपको याद रखना है ज्वालामुखी झील। कौन सा झील बनता है? ज्वालामुखी झील। कौन सा झील बनता है? ज्वालामुखी झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी झील कहते हैं उसको। अब ये पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हवाई। ठीक है, हवाई हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके बोर्ड पर लग चुका है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा एक बार फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशियाई क्षेत्र 2004 में बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना? बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सुमात्रा। इसको क्या कहते हैं? सुमात्रा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। काफी शानदार प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हाल्माहेरा द्वीप उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था, किस देश में स्थित है? अब यहाँ पे 2007 में जो ज्वालामुखी फूटा था, हाल्माहेरा द्वीप मालुक द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो वहाँ पे किस मतलब देश में यह फटा था? तो आपको याद होना चाहिए इंडोनेशिया के अंदर यह फटा था। इंडोनेशिया के अंदर। किसके अंदर? इंडोनेशिया के अंदर। आपको याद रखते चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भूमि, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हमारा। चलिए, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। किसको? भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। भूमि कारक को अन्य रूप में किसके? मृदीय कारक के अंदर। किसके अंदर? मृदीय कारक के अंदर। ठीक है, मृदीय कारक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि मृदा के हयूष्म निर्माण की दर को प्रभावित करता है। मृदा के हयूष्म निर्माण के दर को प्रभावित करता है। तो सेकंड नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? तो मृदा के जो हयूष्म निर्माण की दर, जैसे वनस्पति प्रजाति और प्राणी जाति, समय और जनक, चट्टान और तापमान, सभी का होना बिल्कुल अति आवश्यक है। इसलिए इसमें सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं। अगर यहाँ पे 5वां नंबर जैसे बीपीएससी होता है तो 5वां नंबर ऑल ऑफ दीज हो जाता है या नॉन ऑफ दीज होता है, तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपके बोर्ड पे कि निम्नलिखित तथा अल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? ध्यान रखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? यानी कि वैसे मिट्टी जिसके अंदर अल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, उसको कहते हैं पेडल्फर मिट्टी या पेडल्फर मृदा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? लीजिए, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि उच्च अक्षांश के छोर चीर वन की राख जैसी धूसर मृदा, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है, ये चीज आपसे पूछा गया है। यानी कि उच्च अक्षांश के जो चीर की वन होते हैं, चीर के जो पेड़ होते हैं, चीर के जो वन, जिससे वन में सिर्फ चीड़ के पेड़ ही पेड़ होते हैं, उसमें पोडसॉल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोडसॉल्स ऐसे मिट्टी को कहते हैं। पोडसॉल्स ऐसे मिट्टी में यह ज़्यादातर पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो पूछेगा क्वेश्चन शंकुधारी टैगा क्षेत्र में, शंकुधारी टैगा क्षेत्र में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी को कौन सी है? अब आप जानते हैं कि बिहार में सर्वाधिक मात्रा में धान और गेहूँ दोनों चीज़ होते हैं। भाई मेरे यहाँ पर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि आपका जो आंसर हो जाता है जलोढ़ मिट्टी होता है, जो कि बिहार में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर
प्रवृत्त है, क्या कहलाते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। लेटेराइट मिट्टी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी इसको कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी इसको कहते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार, लीजिए मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार पूछा जाता है, मृदा अपरदन क्षेत्र का उपचार पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको आंसर करते हुए चलना है कि भाई मेरे मृदा अपरदन के जो उपचार है, समोच्च क्षेत्र के किनाराबंदी और भू उपयोग का विनिमय, दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन साहब काफ़ी शानदार है, यहाँ पे सारे प्रश्न हैं। मैंने लेवल से ही क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है अलग अलग जगहों से। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? मृदा संरक्षण की जैव पद्धति कौन सी है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, समुच्चय कृषि। क्या हो जाता है मेरे भाई? समुच्चय कृषि हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे एक बार फिर से, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खैया बनाई जाती है। क्या बताते हैं? खैया बनाई जाती है, यानी कि क्या बोलते हैं अपने भोजपुरी लैंग्वेज में, गड्ढा बनाया जाता है। तो हमारा समुच्च रेखीय रोधिकाएं हमारा आंसर है, समुच्च रोधिकाएं हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके साथ ही एक और प्रश्न आपको बोर्ड पे पूछा जा सकता है कि फसलों का आवतन क्यों अनिवार्य है? फसलों का आवतन क्यों अनिवार्य है? फसलों का आवतन अनिवार्य है मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। मेरे साथ बोलिएगा, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, मृदा की यानी कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसलों का आवतन बिल्कुल अनिवार्य होता है, इसलिए बोला जाता है कि क्यों अनिवार्य है। इस तरह से क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपके लिए ये रखा गया है कि मदद नहीं करती है, मदद नहीं करती है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लगा हुआ है कि मृदा के कटाव का रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्यों क्या कहते हैं? यानी कि आपको मैं बता दूं कि जैसे नदी के आट पे अगर आप देखते होंगे तो मिट्टी क्या होता है, जब भी ऐसे अगर ये नदी है, अगर ऐसे कर देती, ये अगर नदी है इस तरह बहावती, ये जो मिट्टी है ना दोनों साइड का, ये क्या होता है? ढांसशील होता है, ज़्यादा ढहता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो ये सारे लेकर जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों कॉर्नर पे अगर मानते हैं ऐसे नदी है तो इन दोनों कॉर्नर पे क्या हो जाता है, पेड़ की रुपाई की जाती है ताकि मिट्टी का ना ढहे, मिट्टी बची रहे, और जिसकी वजह से पेड़ भी लग जाए और पानी भी अपने रास्ते निकल जाए। तो इसका आश्रय पट्टी यानी कि मिट्टी के रोकने के लिए एक आश्रय बनाया जाता है पेड़ को लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किसको समान रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है? बृहद संचलन के रूप में यानी कि बड़ा सा संचलन के रूप में इसको प्रभावित की जाती है। दैन आपको याद रखता है, भूस्खलन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं उसको, भूस्खलन कहते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो स्थल मंडल शब्द पृथ्वी का पटल भू स्पर्श से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन काफी शानदार आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कहेगा कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी तथा मेंटल के बीच के सीमा को क्या कहते हैं? मेंटल के बीच के सीमा को क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा मोह असातत्य, मोह असातत्य, मोह असातत्य हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से किसके और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनती है? किसके और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनती है? तो आप कहिएगा सिलिका। आप कहिएगा क्या? सिलिका। आप कहिएगा क्या? सिलिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे एक बार फिर से अगेन, निम्नयुक्त में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? निम्नयुक्त में से यानी कि दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिमाण नहीं है, परिणाम नहीं है? तो आप कहिएगा सर दंतुर तट। दंतुर तट होता है जो कि हिमानी घाटियों का फ्योर्ड दंतुर तट कहा जाता है, यानी कि हिमानी
जैसे जलमग्न होते हैं ना, जल जहाँ से जल जमा होते हैं वहाँ पे हिमानीकृत होता है, और उस घाट ही उसके आरी आरी जो घाट होते हैं ना, अगर इसके अंदर अगर एक मतलब पोखरा मान लेते हैं और ये इसका घाट, तो इसी घाट को एक घाटी बोला जाता है, जिसको फ्योर्ड दंतु तट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कहेगा हमारा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं। प्रश्न पूछेगा कि समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं। जिसे कहते हैं चाप झील, जिसे कहते हैं चाप झील, जिसे क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है कि जल निर्गम छिद्र किस प्रकार के स्थलाकृति में पाए जाते हैं। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार के स्थलाकृति में पाए जाते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा चूना क्षेत्र। क्या कहते हैं उसको, चूना क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, चूना क्षेत्र कहते हैं। वही अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है। आंसर कीजिएगा, किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है। तो आंसर कीजिएगा अपक्षयन। अपक्षयन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षयन उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवाल भित्तिया समुद्र प्राप्त रूप है। क्या हो जाता है आंसर, तो समुद्री प्राप्ति रूप है, प्रतिरूप है। किसका प्रतिरूप है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा प्रवाल भित्तिया समुद्री प्रतिरूप है। समुद्री प्रतिरूप है किसका, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की एक क्या है, एक प्रकार का प्रतिरूप है, समुद्री प्रतिरूप है भित्तिया, प्रवाल भित्तिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देन आपको क्वेश्चन को ध्यान देते हुए पढ़ते हुए चलना है। क्वेश्चन पूछेगा कायांतरण चट्टान में क्या परिवर्तित कर देता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी शानदार प्रश्न है, लगातार प्रश्नों में से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके पहले 2014 में जब एग्जाम आया था तो यही क्वेश्चन सेम रख दिया गया था। ये लगातार 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन में से है। तो भाई मेरे यहाँ पे कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है, तो आपको आंसर करते हुए चलना है कि संरचना और गठन, ए और बी दोनों, संरचना और गठन दोनों सही हो जाते हैं। वही अगला प्रश्न पे चले, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का डायोराइट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डायोराइट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। वही बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रेनाइट। याद रखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है कि ग्रेनाइट क्वार्टरजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है, क्योंकि ग्रेनाइट क्वार्टरजाइट क्षेत्र खड़ा रूप प्रदर्शित करता है क्योंकि। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ। इन चट्टानों का विनाश आसानी से नहीं हुआ, जिसके कारण से ग्रेनाइट क्वार्टरजाइट खेरा यह क्षेत्र में मतलब खड़ा रूप से प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान के रूप में जाना जाता है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान के रूप में जाना। मेरे साथ बोलते चलिएगा ताकि इसी वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस याद होते रहें। आप मेरे साथ बोलते रहिएगा तो कम समय में आपको सारा क्वेश्चंस दिमाग में सेट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है कि पवन की अपवाहन क्रिया डिफ्लेटिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहते हैं। लीजिए, पवन की अपवाहन क्रिया डिफ्लेटिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ब्लो आउट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ब्लो आउट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ब्लो आउट उसको कहते हैं। ब्लो आउट उसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित सेल है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित सेल है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रित सेल है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा नीस और सिस्ट। नीस और सिस्ट, नीस और सिस्ट, नीस और सिस्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। वही बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे एक ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अधिकांश भूप्रपाटी किस शैली से बने हैं। अधिकांश भूप्रपाटी किस शैली से बने। अधिकांश भूप्रपाटी किस शैली से बना है। तो यहाँ पे आपको अवसादी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाता है, अधिकांश भूप्रपाटी शैल किससे बना होता है। तो आपको याद रखना है अग्नेय से, अग्नेय चट्टान से बना होता है। 90% यही होता है। क्वेश्चन पूछे कितना प्रतिशत होता है, तो 90% हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बहुत ही शानदार प्रश्न है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के भूपटल पे यानी कि पृथ्वी के सतह पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा इनमें से प्रचुर मात्रा में धातु पाए जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है, हमारा आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम की आंसर सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम हमारा बिल्कुल सही रहता है। अब बात कर लेते हैं भूपटल पे तत्व, जैसे कि आपको यहाँ पर जो भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में जो धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम, और सर्वाधिक मात्रा में अगर पूछेगा तत्व तो ऑक्सीजन कर दीजिएगा, जो कि कितना प्रतिशत होता है, तो 46.60% हो जाता है। ठीक है, 46.60 क्या हो जाता है, तो तत्व होते हैं जो कि धरती पे भूपटल पे होते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि अंतःभेदी अग्नेय शैल का उदाहरण बताइए। अंतःश्रेयी अंतःभेदी अग्नेय शैल का उदाहरण बताएं। अंतःश्रेयी अंतःभेदी अग्नेय शैल का उदाहरण बताना है। तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या हो जाता है आपका, ग्रेनाइट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मोरेन कहाँ बनते हैं। मोरेन कहाँ बनते हैं, मोरेन मोरेन कहाँ बनते हैं, तो मोरेन बनते हैं हिमानी क्षेत्र में। कहाँ पे बनते हैं, हिमानी क्षेत्र में मोरेन बनते हैं। मोरेन कहाँ बनते हैं, तो मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ठीक है, मोरेन कहाँ बनते थे, हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हिमोड मोरेन एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो कि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। निम्नलिखित में से किसके कारण से होती है, तो हिमनद के कारण से होती है। किसके कारण से, हिमनद के कारण से। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी दमदार है, एग्जाम्पल में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए कि हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, तो जिन्हें हिमनद क्या कहते हैं। ये 2 दिन पहले ही हम लोगों ने जब सेकंड क्लास किया था तो उस समय क्वेश्चन आया था। यही होता है सेट का, कि आप रिपीट होते हैं जो क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो हिमोट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हिमोट। मैंने ये क्वेश्चन आपको उस समय भी स्क्रीनशॉट लिखवाया था कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दोबारा भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है। भूदृश्य जो कि किससे, हिमनद से निर्मित नहीं होता है। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा विसर्प। क्या हो जाता है, विसर्प हमारा बिल्कुल सही होता है। विसर्प हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है कि निम्न भू आकृति युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। निम्न भू आकृति युग्मकों में से कौन सा सही नहीं है। ये जो नोट वाला क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। धौलरंध्र वायु हो जाएगा हमारा आंसर। धौलरंध्र वायु हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न और आज के लास्ट प्रश्न आपको बोर्ड पे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। स्टैग्लैमाइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो निम्नलिखित में से किसके कारण से होती है। स्टैग्लैमाइट एक प्रकार का विशेष निक्षेप है जो कि निम्नलिखित में से किसके कारण से होती है। तो ये कारण बताना है, तो आपको भूमिगत पानी के कारण से होता है। भूमि के अंदर जो पानी स्थित है जिसके कारण से स्टैग्लैमाइट एक प्रकार का निक्षेप है जो कि होता है किसके कारण से, तो भूमिगत पानी के कारण से होता है। भूमिगत जल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखते चलना है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन देखते चलेंगे। क्वेश्चन कहेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। अमेजन नदी से संबंधित हम लोग कल तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर ब्राज़ील हमारा बिल्कुल सही रहता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस देश में अमेजन नदी बहता है, तो ब्राज़ील देश में अमेजन नदी बहता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखने चलना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। किसी प्रकार की अगर हेल्प, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो आपका मन में तो आप सवाल कर सकते हैं। अगर किसी कोई गलती है तो आप बताइए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले कि बिहार सचिवालय सहायक का क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। देन चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय सब लोग, जय हिंद सभी साथियों को।